जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। हाँ जी दोस्तों, लुसेंट के इस सीरीज में हम लोग आज से एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं, जिसके तहत हम जानेंगे 1757 यानी प्लासी के युद्ध के बाद और 1947 तक, जब तक भारत आजाद नहीं हुआ था तब तक भारत में कौन कौन गवर्नर जनरल बने, कब बने, किसका शासन कब से कब तक था और क्या क्या कार्य किया उन्होंने भारत में। ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। 2 3 या 4 क्लास हो सकता है टोटल। ठीक है, तो उस सीरीज में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बंगाल के गवर्नर से। जैसे ही 1757 की प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होती है, तो उसमें सिराजुद्दौला हार जाता है और अंग्रेज जीत जाते हैं। तो अंग्रेजों के जीतने के बाद बंगाल में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाता है, और जैसे ही अंग्रेजों का शासन स्थापित होता है तो वहां पे एक गवर्नर नियुक्त किया जाता है, जिसका नाम रहता है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव वहां पे गवर्नर के रूप में 1757 से लेके 1760 तक कार्य करता है। पुनः यही 1765 से लेके 1767 तक गवर्नर के रूप में कार्य करता है। इसने सबसे पहले क्या कार्य किया था गवर्नर बनने पर? तो इसने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दिया। अब ये द्वैध शासन व्यवस्था क्या था? तो दो तरह का शासन व्यवस्था, द्वैध का मतलब दो तरह का शासन व्यवस्था। ये दो तरह का शासन व्यवस्था क्या था? तो इसके तहत राजस्व वसूल करने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। मतलब ये जितने मामले थे, जैसे वह राजस्व वसूल करना था तो ये कंपनी वसूल करती थी। सैनिकों को रखना बंगाल में, एक तरह से संरक्षण प्रदान करना, वो भी कंपनी के अधीन था। और विदेशी मामले ये भी कंपनी अपने हाथ में रखती थी। और बाकी दूसरा शासन जो था वो वहां के जो नवाब हुआ करते थे वो चलाते थे। वो क्या करते थे? तो वो शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। ठीक है, शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी, तो इसीलिए इसको द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि 1765 के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। देखो, जब 1757 की क्रांति होती है, 1757 की प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद बंगाल में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाएगा। उसके बाद 1764 में एक और युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध होने के बाद, इसी के बाद 1765 में एक संधि होती है जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। और इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य होता है। और जब ये संधि होती है उसके बाद शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में चला जाता है, यानी पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। ठीक है, अब धीरे धीरे अंग्रेजों का शासन भारत पे स्थापित होने लगता है। ओके, अब बात करते हैं। तो इस संधि के जरिए, किस संधि की बात कर रहा है? तो इलाहाबाद की संधि। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया, और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। ये दोनों युद्ध एक तरह से निर्णायक युद्ध कहे जाते हैं। 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के लिए एक निर्णायक युद्ध था। दोनों युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों को लग गया कि भारत के राजाओं में दम नहीं है, और तब से वो भारत के राजनीतिक व्यवस्था में दखल देना शुरू कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं अन्य गवर्नर जनरल की। तो अन्य गवर्नर जनरल में रॉबर्ट क्लाइव के बाद आता है वरेलास्ट, जो 1767 से लेके 69 तक, 2 सालों तक ये भी गवर्नर के रूप में कार्य करता है। हालांकि ये जितने भी गवर्नर आप पढ़ रहे हैं ये बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे। ठीक, उसके बाद कॉटियर आता है जो 69 से लेके 72 तक बंगाल का गवर्नर रहता है। फिर वारेन हेस्टिंग आता है। वारेन हेस्टिंग 1772 से लेके 74 तक बंगाल का गवर्नर रहता है, और 74 से लेके 1785 तक, यानी कि लगभग 11 सालों तक वो कंपनी का गवर्नर जनरल बन जाता है। ठीक है, इसकी बात करें वारेन हेस्टिंग की। वारेन हेस्टिंग पहले बंगाल का गवर्नर बनता है और उसके बाद कंपनी का गवर्नर जनरल बन जाता है। गवर्नर और गवर्नर जनरल में ये अंतर है कि गवर्नर जो होता है वो किसी एक क्षेत्र का गवर्नर होता है, और गवर्नर जनरल जो होता है वो 2-3 क्षेत्र मिला के एक विशेष क्षेत्र बनाया जाता है। उस सबका सम्मिलित रूप से जो एक तरह से गवर्नर होता है उसको गवर्नर जनरल कहते हैं।
तो जो बंगाल का केवल गवर्नर था वो तो गवर्नर था ही, जो बंगाल के साथ मद्रास और मुंबई का संयुक्त रूप से गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता था। ओके, अब बात करते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल की। ये सब जितने भी इससे ऊपर वाले गवर्नर हुए वे बंगाल के गवर्नर थे। अब इसके बाद जो गवर्नर होंगे वो कंपनी के अधीन गवर्नर होंगे, तो इनको बंगाल का गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। इन लोग को बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, लेकिन इसके बाद से जितने भी गवर्नर आएंगे उनको गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 ईस्वी में। इसके अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 साल का निर्धारित किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि ओके, अब देखो मद्रास। अब क्या था, तो पहले केवल बंगाल में गवर्नर जनरल होता था, लेकिन अब मद्रास और बंबई के गवर्नर को भी इसके अधीन कर दिया गया। जब पहला कंपनी का गवर्नर जनरल बना तो उसके अधीन बंगाल तो आता ही था, साथ ही में मद्रास और बंबई को सम्मिलित रूप से इसका एक तरह से गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल जो बना वो था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो 1774 से लेके 1785 ईस्वी तक रहा। ओके, 1785 ईस्वी के बाद वो खुद ही छोड़ के ये पद छोड़ के चला गया ब्रिटेन में। ओके, तो अब देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में भारत आया था। ठीक है, कलकत्ता आया था, एक क्लर्क के रूप में कार्य करने आया था। उसके बाद से वह उसकी कार्य कुशलता के कारण उसको कासिम बाजार का अध्यक्ष बना दिया जाता है। फिर बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। बंगाल का गवर्नर के रूप में ये 2 साल तक काम करता है, 1772 से लेके और 74 ईस्वी तक, और फिर कंपनी का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ओके, ये किसकी बात कर रहे हैं, तो वारेन हेस्टिंग की। तो वारेन हेस्टिंग का अब कार्यकाल शुरू होता है। देखते हैं वारेन हेस्टिंग के बारे में। तो वारेन हेस्टिंग जो 1774 से लेके 85 तक 11 सालों तक कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के पद पर कार्य किया, तो इसके कार्यकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या किया, तो इसने राजकीय कोषागार जो हुआ करता था पहले मुर्शिदाबाद में पहले अंग्रेजों का राजकीय कोषागार हुआ करता था, वहां से हटाकर ये कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया, कलकत्ता में लाया। फिर क्या किया, तो 1772 ईस्वी में जब ये बंगाल का गवर्नर हुआ करता था तब की बात कर रहे हैं। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की। प्रत्येक जिले में इसने एक फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत की स्थापना की। आज भी आप लोग को ये दोनों देखने को मिलते हैं, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत हर सेशन जिला लेवल पे देखने को मिलते हैं। ओके, अब बात करते हैं। तो 1772 में कोर्ट ऑफ हेस्टिंग्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया। ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने एक नियम लाया जिसको कोर्ट ऑफ हेस्टिंग्स कहा गया। उसके तहत द्वैध शासन प्रणाली जो हुआ करता था बंगाल में वो समाप्त कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन बनता है कि द्वैध शासन प्रणाली किसने लाया था। द्वैध शासन लाने का जो कार्य किया था वो रॉबर्ट क्लाइव था, और द्वैध शासन समाप्त करने का कार्य किया था वो था वारेन हेस्टिंग। तो इसने द्वैध शासन को एक तरह से समाप्त कर दिया। 1772 में वारेन हेस्टिंग ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू जिसे इजारेदारी प्रथा कहा गया। तो इजारेदारी प्रथा लाने का एक तरह से कहा जाए श्रेय किसको जाता है, तो वारेन हेस्टिंग को जाता है। तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये इजारेदारी प्रथा क्या होता है। तो इजारेदारी प्रथा का मतलब होता है कि जैसे इसके तहत क्या होता था कि किसी विशेष एरिया, मान लो कोई विशेष एरिया है, किसी विशेष एरिया में किसी जमींदार को कर वसूल करने के लिए, कोई किसी जमींदार को कर वसूली के लिए क्षेत्र दिया जाता था। कोई एरिया, मान लो कोई एक पंचायत है या कोई तबका है बड़ा सा, ठीक है, उस एरिया में किसी को अगर कर वसूली के लिए किसी भी जमींदार है उसको कर वसूली के लिए
अगर ठेका दिया जाता था तो 5 साल के लिए दिया जाता था, और 5 साल के लिए देने के लिए एक बोली लगाया जाता था। जैसे 10, 20, 50 ठेकेदार एक जगह इकट्ठा होते थे, वहां पे अंग्रेजों के सामने बोली लगाया जाता था। जो सबसे ज्यादा वह कर देने की बात करता था उसी को वहां की ठेकेदारी दे दी जाती थी। वही था इजारेदारी प्रथा। ओके, वही था इजारेदारी प्रथा, जो 5 साल के लिए कर वसूल करने का अधिकार देता था। 5 साल के लिए कर वसूली करने का अधिकार देता था, वही था क्या, तो इजारेदारी प्रथा। अब देखो इसके समय में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जैसे 1776 ईस्वी में मनुस्मृति, एक भारतीय धार्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति को अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया, किस नाम से, तो एक कोड ऑफ जेंटू लॉज, एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से मनुस्मृति का अनुवाद कराया गया अंग्रेजी में। ठीक है, इसी के शासनकाल में 1776 ईस्वी में। और एक व्यक्ति था विलियम विल्किंस, विलियम विल्किंस, ये नाम बहुत फेमस है। इसने 1785 ईस्वी में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो विलियम विल्किंस ने किया था। ओके, अब देखते हैं 1789 में, हालांकि ये वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल नहीं था, फिर भी 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम एक पुस्तक का नाम है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। ओके, तो इसने भी, हालांकि अंग्रेजों ने बहुत सारे किताबों का हिंदी से संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद करा के पढ़ा और उसके बारे में जानकारियां इकट्ठा की और अपने जीवन में उपयोग में भी लाए थे। ठीक है, तो बात करते हैं अब आगे की। अब हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना की थी। तो प्रथम मदरसा की स्थापना किसने की थी, तो वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में प्रथम मदरसा की स्थापना की। इसी के समय में 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन, जिन्होंने बनारस में एक संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की। संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था इसी के कार्यकाल में। कब, तो 1782 ईस्वी में। ओके, अब बात करते हैं सर विलियम जोन्स की। सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, तो सर विलियम जोन्स ने की थी। कभी कभी इसका ईयर भी पूछ लेता है, तो 1784 में किया गया था। अब बात करते हैं मुगल सम्राट की। तो इसने मुगल सम्राट को जो मिलने वाला 26 लाख रुपया वार्षिक वेतन था वो भी बंद करवा दिया। अब जरूरत ही क्या थी, अब मुगल सम्राट की जरूरत ही क्या थी, बेकार में वो लोग 26 लाख रुपये सालाना उसको देते थे। तो जब एक तरह से सारा कंट्रोल अंग्रेजों के हाथों में चला आया था तो उसने हालांकि ये भी बंद करवा दिया। अब बात करते हैं कि इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र, जिसका नाम है द बंगाल गजट। ये क्वेश्चन पूछता है भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था, तो बंगाल गजट था, द बंगाल गजट। ये कब प्रकाश में लाया गया, तो 1780 ईस्वी में। ठीक है, किसने प्रकाशन में लाया था, तो उनका नाम था जेम्स अगस्टस हिक्की। इन्होंने ही ये समाचार पत्र शुरू किया था। ठीक है, द बंगाल गजट समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो जेम्स अगस्टस हिक्की। कब, तो 1780 ईस्वी में। ये भारत का प्रथम समाचार पत्र था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत में प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कोलकाता में। किसके शासनकाल में, तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। ठीक है, कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत होते थे। ओके, ये जो प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना कोलकाता में हुई थी, उसका अधिकार क्षेत्र तो कोलकाता ही था, लेकिन कभी कभी बाहर के मुकदमे भी आ जाते थे। तो बाहर के मुकदमे सुनने का एक नियम ये था कि जब दोनों पक्ष राजी हो तब ये वो वाला मुकदमा सुना जा सकता था, वरना नहीं सुना जा सकता था। इसका मुख्य न्यायाधीश जो थे
वो थे एलिजा इम्पे। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि कलकत्ता यानी कि प्रथम उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश था उसका क्या नाम था, तो एलिजा इम्पे था, एलिजा इम्पे। अब देखो हेस्टिंगस ने इसका फायदा भी उठाया था, उच्चतम न्यायालय का फायदा उठाया था। क्या उठाया था तो देखिएगा, हेस्टिंगस ने बंगाली ब्राह्मण एक हुआ करते थे जिसका नाम था नंद कुमार, नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाया था। झूठा आरोप लगाकर इसने न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी, न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दिया था। ओके, यानी कि ये उसका फायदा भी उठाया था। हालांकि न्यायालय स्थापित करने का श्रेय तो इसी को जाता है, लेकिन उसका फायदा भी उठाया था, जिसके लिए इसके ऊपर एक महाभियोग भी चला था, जो आगे हम लोग बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से लेके 1782 ईस्वी तक चला था, एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से लेके 84 ईस्वी तक चला था। इन दोनों के बारे में हम लोग पीछे कवर कर लिए हैं। ये इसी के शासनकाल में हालांकि लड़े गए थे, वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही ये दोनों युद्ध लड़े गए। अब बात करते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय तालाबाई की संधि हुई थी 1782 में, एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर के समय मंगलोर की संधि हुई थी 1784 ईस्वी। ओके, इन्हीं दोनों संधियों के द्वारा ये युद्ध समाप्त हुए थे। अब बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वारेन हेस्टिंग के समय में ही पारित हुआ था। वारेन हेस्टिंग के समय में ही ये एक्ट पारित हुआ था। इसी के काल में 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना इसी के समय में की गई थी। ओके, और उसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो किसी एक भारतीय को ही बनाया गया था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या होता है, तो जहाँ पे पूरा लेखा जोखा तैयार होता है, जहाँ से जितने भी पूरे देश से कर वसूल होके आते हैं उसका लेखा जोखा जहाँ तैयार होता है उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहा जाता है। वारेन हेस्टिंग फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा। ये भारत से इस्तीफा देके 1785 में जब इंग्लैंड पहुंचा तो वहां पे एक बर्क नामक व्यक्ति के द्वारा इसके ऊपर महाभियोग लगाया गया था। महाभियोग इसके ऊपर लगाया गया था। तो क्वेश्चन बनता है कि कौन से गवर्नर जनरल के ऊपर महाभियोग लगाया गया था। ये पहला व्यक्ति था, पहला गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर महाभियोग लगाया गया था, इसका नाम था वारेन हेस्टिंग। ओके, तो ये क्वेश्चन भी एक तरह से महत्वपूर्ण बन जाता है। अब बात करते हैं सर जॉन मैकफर्सन की। जैसे ही वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल समाप्त होता है 1785 में, उसके बाद वो भारत से इंग्लैंड चला जाता है और फिर भारत में कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल बनता है वारेन हेस्टिंग्स के बाद वो होता है सर जॉन मैकफर्सन, जो 1785 से लेके 86 तक 1 साल के लिए बना था। ये इमरजेंसी में बना था हालांकि, ठीक है। इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था मात्र 1 साल के लिए। उसके बाद गवर्नर जनरल जो बना वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो 1786 से लेके 93 और फिर 1805 ईस्वी में, यानी 2 बार ये भारत में गवर्नर जनरल के पद पे कार्य किया था। ओके, इसके समय में जिले के समस्त अधिकार जो था वो कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया। ये आते ही सबसे पहले यही कार्य किया था कि ये जिले का जितना भी अधिकार था वो एक व्यक्ति के हाथ में दे दिया गया था, इसका नाम था कलेक्टर। जो कलेक्टर हुआ करता था उसी के हाथों में सारा अधिकार दे दिया गया था। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में एक प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का भी निर्माण किया था। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण पूछा हुआ है कि कब किया गया था, तो 1793 ईस्वी में किया गया था, जिसके तहत शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत पर आधारित था। शक्तियों के पृथक्करण के आधार पे सिद्धांत पे आधारित था। इसका मतलब क्या होता है कि जो शक्तियां होती थी ना, तो पहले कलेक्टर के हाथों में निहित होती थी, तो सारे शक्तियों को एक तरह से कई लोगों के हाथों में देने की बात की गई थी। इसमें मतलब एक लोगों के हाथों से छीन के शक्तियां, एक तरह से जैसे लोकतंत्र में शक्तियां बहुत सारे लोगों के हाथों में
रहती है, जिसके तहत उन्हें विकेंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण कहा जाता है, वैसे ही इसमें भी किया गया था। सारी शक्तियों को किसी एक व्यक्ति के हाथों में न देके बहुत सारे व्यक्तियों के हाथों में दे दिया गया था इसके तहत, कॉर्नवालिस कोड के तहत। अब बात करते हैं कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार जो था उसको भी बंद कर दिया गया था। कंपनी के जो कर्मचारी थे जो व्यक्तिगत तौर पे भारत में व्यापार करते थे उसको भी बंद कर दिया गया था इसके द्वारा, ठीक है, कॉर्नवालिस के द्वारा ये भी एक तरह से समाप्त कर दिया गया था। इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया था कि कोई भी अंग्रेज पर्सनल व्यापार भारत से नहीं करेगा, कंपनी के माध्यम से ही व्यापार करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की। अस्थाई बंदोबस्त क्या होता था? तो अस्थाई बंदोबस्त के तहत क्या होता था, तो जितने भी जमींदार लोगों के द्वारा भू राजस्व वसूल किया जाता था, यानी जमींदार किसानों से भू राजस्व वसूल किया जाता था, तो उसमें से लगभग 90% भाग जो होता था वो कंपनी को देना रहता था, कंपनी को देना रहता था, और 10% भाग जमींदार अपने पास रखते थे। ओके, यही था अस्थाई बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त शुरू किसने किया था? तो कॉर्नवालिस ने किया था। ये क्वेश्चन बना हुआ है, अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। इसके तहत क्या था? तो जमींदार जितने भी कर वसूल करते थे उसका 90% कंपनी को देना होता था और 10% अपने पास रखना होता था। ओके, अब बात करते हैं अस्थाई बंदोबस्त की योजना जो बनाई थी वो जॉन शोर ने बनाई थी। जॉन शोर जो आगे आने वाला गवर्नर जनरल यही होने वाला है, जॉन शोर भी अगले नंबर में मतलब गवर्नर जनरल बनेगा। तो इसी ने एक तरह से अस्थाई बंदोबस्त की योजना तैयार की थी। लेकिन भू राजस्व वसूल करने के अन्य दो व्यवस्थाएं भी थी, इसमें रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी और महालवाड़ी ये भी कर वसूल करने की अलग प्रकार की व्यवस्था थी, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विस शुरू करने का श्रेय इसको जाता है। भारत में सिविल सर्विस जैसे यूपीएससी हो गया, उसको शुरू करने का श्रेय इसी को जाता है। इसी के समय में एक तरह से नागरिक सेवा शुरू की गई थी। अब देख लेते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या था? तो किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया था। इसका कहने का सीधा मतलब है कि जब कर वसूलने के लिए अंग्रेज डायरेक्ट किसान से कनेक्टेड थे, बीच में जमींदार को नहीं लाया जाता था रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत। पहले क्या था? तो किसानों से जमींदार कर वसूल करते थे और जमींदार से कर जाता था अंग्रेजों के पास। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत क्या था? तो अंग्रेज डायरेक्ट किसानों से कर वसूलते थे। ओके, वही था रैयतवाड़ी व्यवस्था। सबसे पहले ये कहाँ लागू हुआ था? तो 1792 ईस्वी में 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में लागू हुआ था। बारामहल जिले में लागू हुआ था और पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया था। कर्नल रीड हुआ करता था, ठीक है, उसके द्वारा बारामहल जिले में लागू किया गया था। और 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में भी लागू कर दिया गया और इसके बाद 1825 ईस्वी में यह व्यवस्था बंबई में भी लागू हो गया और इसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत में यह व्यवस्था प्रचलित में आ गया। ओके, अब बात करते हैं इस व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी रख सकते थे। मतलब बिचौलियों को हटा दिया गया, जो जमींदार थे वो बीच से उनको हटा दिया गया था और मालिकाना हक किसानों को दे दिया गया था। खेत का मालिकाना हक किसानों को दे दिया गया था और किसानों को हक था कि वो चाहे तो जमीन बेच भी सकते हैं या गिरवी पे दे सकते हैं। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। अगर समय से अंग्रेजों को लगान नहीं दिया गया तो अंग्रेज उस जमीन को अपने अंडर ले सकते थे।
लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, यानी कि 30 वर्ष तक अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन 30 वर्ष बीत जाने के बाद अंग्रेज कर में फिर से संशोधन कर सकते हैं, यानी कर को बढ़ा सकते हैं, कर को घटा सकते थे। ओके, राजस्व के रूप में किसानों को उपज का आधा भाग देना रहता था। आधा भाग यानी 50% जितने भी एक तरह से राजस्व धन उत्पादित होता था खेतों से, उसका आधा भाग अंग्रेज रखते थे और आधा भाग किसान रखते थे। यही था क्या, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब देख लेते हैं महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था क्या था, तो उसके बारे में देख लेते हैं। महल शब्द से तात्पर्य है जागीर अथवा गांव। ठीक है, तो इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया या लंबरदार, मुखिया को लंबरदार भी कहते थे उस समय, ठीक है, तो उनको राजस्व वसूल का आधार बनाए। यानी इसमें बिचौलियों को बीच में रखा गया। किसानों से कर वसूल करने के लिए डायरेक्ट अंग्रेज नहीं जाते थे, अंग्रेज कर वसूल नहीं करते थे, तो बिचौलिया रख लिए थे। जैसे कोई गांव है तो गांव के मुखिया को जिम्मेदारी दी जाती थी कि आप किसानों से कर वसूलेंगे और उसमें का जितना हिस्सा कंपनी को बनता है यानी अंग्रेजों को बनता है वो उन्हें आप ला कर देंगे। ठीक है, तो यही था क्या, महलवाड़ी व्यवस्था। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसका ये शुरुआत हुआ था 1822 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कहाँ पे, तो गंगा घाटी जो आधुनिक पश्चिम उत्तर प्रदेश है वहां पे, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ये व्यवस्था शुरू की गई थी। और मध्य भारत के कुछ भाग तथा तत्कालिक जो पंजाब है वहां पे भी ये व्यवस्था लागू थी। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्र तथा पंजियों का प्रयोग किया गया था। मानचित्रों का भी प्रयोग इसमें किया गया था। इस व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है हॉल्ट मैकेंजी को। हॉल्ट मैकेंजी को ये क्वेश्चन बना हुआ है कि महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लाया गया था, तो हॉल्ट मैकेंजी। ओके, 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन, इन दोनों ने बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आया। मतलब एक तरह से महलवाड़ी व्यवस्था को सफल बनाने में इन दोनों की अहम भूमिका थी। ठीक है, और इसमें बाकी कुछ नहीं है। बाकी क्या है, तो कर वसूलने का जो दर था कितना था उसके बारे में दिया गया है। तो 50-50% इसमें दिए। जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था में आधा किसान रखते थे, आधा कंपनी के पास जाता था राजस्व, वैसे ही इसमें भी आधा किसानों के पास रहता था, आधा कंपनी के पास जाता था, लेकिन बिचौलिया के माध्यम से। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर जॉन शोर। सर जॉन शोर, ठीक है, 1793 से लेके 98 ईस्वी तक ये गवर्नर जनरल के पद पे कार्य करता है। इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति का मतलब है कि किसी राजा महाराजा के कार्यों में, अंदरूनी कार्यों में ये हस्तक्षेप करने से मना कर दिया कि हम नहीं हस्तक्षेप करेंगे। ठीक है, लेकिन एक तरह से सर जॉन शोर को थोड़ा व्यवहारिक गवर्नर जनरल भी माना जाता था। इसी के कार्यकाल के दौरान 1795 ईस्वी में बंगाल में एक नियम लाया गया, नियम 21, जिसके तहत नवजात कन्याओं की हत्या पे रोक लगा दिया गया। रोक लगाने का मतलब कि यदि कोई नवजात कन्याओं की हत्या करता है तो उसको भी उसी टाइप का सजा दी जाएगी जैसे किसी एक हत्यारे को दी जाती है। तो ये व्यवस्था इसने लागू की थी बंगाल में। ओके, तो ये महत्वपूर्ण कार्य सर जॉन शोर के द्वारा किया गया था। उसके बाद बात करते हैं लॉर्ड वेलेजली की। नेक्स्ट गवर्नर जनरल जो बनता है वो था लॉर्ड वेलेजली। ओके, लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। सहायक संधि, सहायक संधि क्या होता है, तो सहायक संधि के तहत कोई राजा महाराजा को ये कहा जाता था कि आप हमारे अधीन हो जाइए, आप पे अगर कोई आक्रमण करता है तो हम आपकी रक्षा करेंगे। तो उसके तहत बहुत सारे राज्य अंग्रेजों के अधीन हो गए थे, सहायक संधि स्वीकार कर लिया था। ठीक है,
तो इसने सहायक संधि शुरू की थी। सहायक संधि शुरू करने का श्रेय लॉर्ड वेलेजली को ही जाता है। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व एक फ्रांसीसी गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था डुप्ले, फ्रांसिस डुप्ले, ठीक है, उसने प्रारंभ किया था सहायक संधि। अब बात करते हैं सहायक संधि करने वाले राज्य कौन कौन से थे। तो सबसे पहला जो राज्य था वो था हैदराबाद। इसने वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी। ओके, तो ये क्वेश्चन बनता है सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था, तो था हैदराबाद। उसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, भोंसले, ये सब थे, ठीक है, सिंधिया भी था। ये सब सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य हुआ करते थे। लेकिन इंदौर का ही जो होलकर थे, होलकर, उन लोगों ने सहायक संधि स्वीकार करने से मना कर दिया था, ठीक है, इन लोगों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में मारा गया था, हालांकि इसी के शासनकाल में। अब बात करते हैं, इसी ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में एक कॉलेज का निर्माण करवाया था जिसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। तो फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण किसने करवाया था, तो वेलेजली ने करवाया था। ये अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। ये क्वेश्चन बनता है, बंगाल का शेर किसने, कौन अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, तो लॉर्ड वेलेजली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 ईस्वी में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था। मतलब एक तरह से इसके बाद जैसे इसका कार्यकाल समाप्त होता है तो उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल फिर से शुरू होता है 1805 में, 1 सालों के लिए, ठीक। परंतु शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी मृत्यु हो जाने के बाद सर जॉर्ज वार्लो हालांकि नेक्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं। तो 1806 ईस्वी में बस ये ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए थे। एक कार्य इनके समय में एक घटना घटी थी 1806 ईस्वी में, बेल्लौर में हुई सिपाही विद्रोह। बेल्लौर में एक सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 ईस्वी में, जो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, सर जॉर्ज वार्लो के शासनकाल में, ठीक है। तो यही एक महत्वपूर्ण घटना इनके शासनकाल में घटी हुई थी। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास कवर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में, हालांकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से कवर करने वाले हैं। तो आज का हम लोग क्लास यहीं बंद करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।